प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र के मंत्री परिषद संबंधी विचार। क्या? शुक्र के मंत्री परिषद संबंधी विचार। डियर स्टूडेंट्स, शुक्र के मंत्री परिषद संबंधी विचारों को हम 4 बिंदुओं के आधार पर, 4 शीर्षकों के आधार पर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि शुक्र ने मंत्री परिषद की क्या आवश्यकता बताई है, नंबर 1। नंबर 2 पर हम ये चर्चा करेंगे कि मंत्री परिषद के संगठन के बारे में शुक्र ने क्या कहा है। 3 नंबर पर ये बताएंगे कि जो मंत्री परिषद होता है उस मंत्री परिषद की जो है कार्य प्रणाली क्या होती है। और चौथे नंबर पर ये बताएंगे कि जो मंत्री परिषद होते हैं इनकी योग्यताएं क्या होती हैं। मतलब कुल मिलाकर शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत मंत्री परिषद को समझाने के लिए इन 4 बातों का, 4 बिंदुओं का सहारा लिया है और इन 4 आधारों पर ही हम जो है शुक्र के मंत्री परिषद संबंधी विचारों को स्पष्ट करेंगे। बेटा, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या देखो, एक साधारण से साधारण कार्य को भी एक मनुष्य अकेला नहीं कर सकता, तो बेटा राज कार्य जैसे कठिन कार्य को क्या अकेला राजा कर सकता है? नहीं, असंभव है ये। इसलिए राज कार्य जैसे कठिन कार्य को करने के लिए, राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। जैसा कि इस संदर्भ में कौटिल्य ने भी अपनी रचना अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य रूपी गाड़ी को, क्या राज्य को गाड़ी की संज्ञा दी है, उपमा दी है। राज्य रूपी गाड़ी को चलाने के लिए 2 पहिए होना अति आवश्यक है। पहला पहिया राजा होता है और दूसरा पहिया मंत्री परिषद होता है। मतलब राज्य रूपी गाड़ी के ये 2 पहिए हैं, कौन? राजा और मंत्री परिषद। तो इसका मतलब ये है कि राज्य रूपी गाड़ी एक अकेले पहिए से अर्थात राजा से नहीं चल सकती है, इसके लिए दूसरा पहिया अर्थात मंत्री परिषद का होना अति आवश्यक है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राज कार्य जैसे कठिन कार्य करने के लिए राजा के साथ ही साथ मंत्री परिषद की भी आवश्यकता होती है। और प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में मंत्री परिषद की आवश्यकता महसूस की गई है और वर्तमान समय में भी भले ही शासन प्रणाली का कोई भी रूप क्यों न हो, किसी न किसी रूप में मंत्री परिषद का गठन किया ही जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि शुक्र ने राज्य निर्माण के लिए जिन 7 अंगों की, 7 तत्वों की चर्चा की है, उन 7 तत्वों में, 7 अंगों में पहला तत्व तो राजा अर्थात स्वामी है, राजा या स्वामी है, और दूसरा है अमात्य अर्थात मंत्री। तो आज हम जो राज्य के निर्माण के 7 तत्व हैं उसमें से राजा की चर्चा तो हम कर चुके हैं। आज हम जो है राज्य निर्माण के 7 तत्वों में जो दूसरा तत्व या दूसरा अंग है अमात्य अर्थात मंत्री परिषद, तो आज हम उस मंत्री परिषद की ही चर्चा कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और बेटा, शुक्र के विचारों को अच्छे समझने के लिए हमें शुक्र के सप्तांग सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। मतलब राज्य का निर्माण 7 तत्वों से हुआ है, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको 4 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे हम। ये नोट कर लेंगे आप, 4 बिंदुओं के आधार पर। पहला लेंगे हम मंत्रियों की आवश्यकता एवं महत्व। मंत्री यहाँ ये होगा कि जो मंत्री परिषद होता है उसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में शुक्र ने क्या कहा है। ठीक है बेटा, अब यहाँ मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। देखो, शुक्र नीति सार के अनुसार, शुक्र नीति सार के अनुसार का मतलब शुक्र ने अपनी रचना शुक्र नीति सार के अंतर्गत ये बातें कही हैं और संस्कृत में कही हैं। तो संस्कृत में जो श्लोक हैं उन श्लोकों का हिंदी अर्थ बता रहे हैं हम तो यहाँ पर। तो शुक्र नीति सार के अनुसार सभी विज्ञानों में या सभी विद्याओं में अति कुशल राजा के लिए भी राज कार्य जैसे अति कठिन कार्य को अकेले ही करना असंभव होता है। मतलब भले ही देखो, सभी विज्ञानों में, सभी विद्याओं में राजा कुशल हो, राजा जानकार हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, लेकिन फिर भी राज कार्य जैसे कठिन कार्यों को अकेला राजा नहीं कर सकता है। ठीक है, अतः राजा को अपने सहायकों से परामर्श करना चाहिए, है ना। अब सहायक कौन होंगे बेटा? मंत्री होंगे। अमात्यगण, मतलब अमात्यगण का मतलब मंत्री। अमात्यगण
राजा के लिए शरीर की वामांग इंद्रियों के समान महत्वपूर्ण होते हैं और इनके अभाव में वह राजकार्य कुशलता से नहीं कर सकता है, मंत्रियों के बिना, ठीक है। और जब राजा इनकी उपेक्षा करके मनमाना आचरण करता है तो वह अपने प्रकृति वर्ग मतलब मंत्री आदि से अलग पड़ जाता है और उसका राज्य तत्काल छिन्न भिन्न हो जाता है, ठीक है। और शुक्र ने कहा है जो राजा मंत्री के मुंह से कही गई हित अहित की बातों पर गौर नहीं करता वह राजा होकर भी वास्तव में डाकू के समान केवल प्रजा के धन को लूटने वाला होता है। ये किसने कही ये बात कि जो राजा जो है अपने मंत्रियों के मुख से कही गई हित अहित की बात को जो है मतलब हम कहेंगे उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है ना, अनसुनी कर देता है, गौर नहीं करता है, तो वह डाकू के समान केवल प्रजा के धन को लूटने वाला ही होता है। वो एक प्रकार का डाकू होता है। किसने कही बात? शुक्र ने कही है। तो यहाँ किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। पहली बात क्लियर। अब दूसरा बिंदु लेते हैं हम, चलिए। मंत्री परिषद का संगठन, दूसरा बिंदु नोट करें। मंत्री परिषद के संगठन के बारे में जो है शुक्र ने क्या कहा है, तो चलिएगा। शुक्र ने मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। यह आप नोट करेंगे, एग्जाम पूछ लिया जाता है। शुक्र ने मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। अब मंत्री परिषद के संगठन को हम जो है बिंदु के आधार पर समझेंगे। नंबर 1, मंत्री परिषद की सदस्य संख्या, मतलब मंत्री परिषद के संगठन में पहली बात आएगी मंत्री परिषद की सदस्य संख्या। तो शुक्र ने मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 10 स्वीकार है। कितनी बताई बेटा? 10 बताया है कि अन्य आचार्यों ने यह संख्या 6 स्वीकारी है, मतलब यहाँ पर 10 स्वीकारी है और अन्य आचार्यों ने इसकी संख्या 8 बताई है। लेकिन शुक्र ने इन 10 मंत्रियों के अलावा इन 10 मंत्रियों की सहायता के लिए सहायकों की नियुक्ति की भी व्यवस्था स्वीकारी है, जैसा कि प्रोफेसर अल्तेकर ने उन्हें उप मंत्री कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात लेंगे अब, विभिन्न विभाग। तो मंत्रियों के पद तथा उनका वरीयता क्रम ये दूसरे बिंदु में आ जाएंगे। क्या? विभिन्न विभाग, मंत्रियों के पद तथा उनका वरीयता क्रम। बी के सरकार के अनुसार, एक विद्वान का नाम है, शुक्र ने मंत्री परिषद में 10 पद बताए हैं और इन 10 पदों के अनुसार शासन के 10 विभाग बताए हैं और प्रत्येक विभाग का जो मुखिया है संबंधित मंत्री होता है। और शुक्र ने विभागों के संगठन के नियम बताते हुए कहा है कि प्रत्येक विभाग में 3 अधिकारी होंगे, एक विभाग का मुखिया और 2 उसके सहायक। राजा को निश्चित समय के बाद उनकी योग्यता की जाँच करनी चाहिए, पदों में परिवर्तन करना चाहिए और मंत्री परिषद के सदस्य के वरीयता क्रम को भी स्पष्ट किया है, जिससे कि आज हम पद सोपान की संज्ञा देते हैं आधुनिक समय में लोक प्रशासन के अंतर्गत। और इसके बाद में शुक्र नीति सार की मंत्री परिषद के सदस्यों की प्रकृतियों के पद विभाग तथा उनके वरीयता क्रम जो बताया उन्होंने, ये वरीयता क्रम हो गया। वरीयता क्रम ध्यान देंगे, वरीयता क्रम में सबसे नंबर 1 पर ऊपर कौन आएगा बेटा? ध्यान दें, सबसे पहले आएगा पुरोधा अर्थात पुरोहित, 2 नंबर पर प्रतिनिधि, 3 पर सचिव, 4 पर मंत्री, प्रधान, प्राणविवाक, पंडित, सुमंत्र, अमात्य, दूत। ये 10 हो गए, ठीक है। इनका वरीयता क्रम होगा। अब जो ये सूची है, इस सूची से स्पष्ट है कि शुक्र ने मंत्री परिषद के सदस्यों में प्रथम स्थान पुरोधा को और अंतिम स्थान दूत को दिया है। ये आपको ध्यान रखें कंपटीशन की दृष्टि से। तीसरा बिंदु लेंगे इसमें, मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन। शुक्र ने अन्य आचार्यों के द्वारा स्वीकृत इस विचार का उल्लेख किया है कि सभी प्रकृतियों को सदैव सम्मान वेतन मिलना चाहिए और उन्होंने इस वेतन सिद्धांत को स्वीकारा है कि पुरोधा से प्रारंभ करके पूर्व पद का वेतन आगामी पद से 1/10 ज़्यादा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि दूत की तुलना में अमात्य को और अमात्य की तुलना में सुमंत्र को, सुमंत्र की तुलना में पंडित को और पंडित की तुलना में प्राण विभाग को, प्राण विभाग की तुलना में मंत्री को और मंत्री की तुलना में सचिव को, सचिव की तुलना में प्रधान को और प्रधान की तुलना में जो है प्रतिनिधि को और प्रतिनिधि की तुलना में पुरोधा को 10वां अंश अधिक वेतन मिलेगा, ठीक है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई है। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है इसमें कार्यकाल तथा विभाग परिवर्तन। शुक्र ने प्रत्येक विभाग में उस विभाग का एक मुखिया मतलब मंत्री या प्रधान अधिकारी
और उसके 2 सहायक 3, 5, 7 तथा 10 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाने चाहिए। बाकी इसमें सारी बातें मैंने नोट कर दी हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। स्थानांतरण अथवा पद मुक्ति की व्यवस्था को भी उन्होंने स्वीकारा है। आधुनिक समय में ये बातें स्वीकारी जाती हैं। तीसरा बात करेंगे अब हम मंत्रिपरिषद के सदस्य की योग्यताएं एवं कार्यानुसार वितरण। ध्यान दें, सबसे पहले लेंगे हम सदस्यों की सामान्य योग्यताएं। ठीक है, तो शुक्र ने जो है राजा को राज्य की उन्नति के लिए मंत्री आदि प्रमुख सहायकों के पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो कुल गुण एवं शील में बड़े हों, सूर, राजभक्त एवं मृदुभाषी हों। ठीक है, क्लेश सहन करने का गुण रखते हों। तो ये इनकी जो है गुण के बारे में चर्चा की है। और इसके बाद में जो है ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ है आलस्य से रहित हो और पवित्र हो। ठीक है, और इसी के साथ में इन्होंने 6 योग्यताओं के ऊपर विशेष बल दिया है। आनुवंशिकता, नैतिकता, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, राजभक्ति तथा नीति निपुणता। ठीक है बेटा, और इसके बाद में जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति के प्रसंग में शुक्र ने वर्ण अथवा जाति संबंधी योग्यताओं पर भी विचार किया है। ध्यान देंगे यहाँ पर, लेकिन इस बारे में उनके विचारों में कुछ अंतर विरोध भी दिख पड़ता है। एक स्थान पर शुक्र ने मत प्रकट किया कि मंत्रिपरिषद की पदवियों की नियुक्ति में ब्राह्मण वर्ण के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनके अभाव में क्रमशः क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण को व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, किंतु मंत्री पद पर शूद्र वर्ण के व्यक्ति को कभी भी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह योग्य ही क्यों ना हो। तो ये अंतर्विरोध हो गया। किंतु दूसरे स्थल पर शुक्र ने कहा है कि मंत्रियों की योग्यता की दृष्टि से उनके कर्मशील गुण का ही महत्व होना चाहिए, मात्र उनकी जाति या कुल का नहीं। वास्तव में विवाह तथा भोजन में ही जाति कुल का विचार अनिवार्य है। तो ये अंतर्विरोध हो गया। मतलब हम कहेंगे एक प्रकार से शुक्र ने 2 तरफा बातें की हैं, एक तरफ कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ कुछ कह रहा है। अब इससे स्पष्ट है कि आधुनिक विद्वान ने शुक्र के द्वितीय मत को महत्वपूर्ण माना है और ये कहा है कि शुक्र ने योग्य शूद्र को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाने का समर्थन किया है। और आल्तेकर के अनुसार शुक्र का मत है कि केवल भोजन व विवाह के अवसरों पर ही जाति की पूछताछ की जानी चाहिए, मंत्रिपरिषद में नियुक्ति करते समय नहीं। ठीक है, और शुक्र को शूद्र के अधीन सैन्य विभाग रखने में कोई आपत्ति नहीं है। और वास्तव में शुक्र का मत प्राचीन भारत की जो है उदार परंपरा के अनुरूप है। और मंत्री पर शांति पर्व ने मतलब महाभारत मंत्रिपरिषद में तीन प्रथम वर्णों के अलावा 3 योग शूद्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया है। ठीक है, नंबर 2 सदस्यों की विशिष्ट योग्यता एवं कार्य। अब यहाँ शुक्र ने मंत्रियों के या मंत्रिपरिषद के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में इसके सदस्यों की विशिष्ट योग्यताओं का भी उल्लेख किया है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्य की विशिष्ट योग्यताओं जो है कार्यों का मिलाजुला अध्ययन किया है। और शुक्र की मंत्रिपरिषद में सर्वप्रथम स्थान पूर्वोधा का है। शुक्र के अनुसार पूर्वोधा को मंत्र, कर्मकांड, त्रयी, 6 वेदांग, धनुर्वेद, नीति विद्या आदि का ज्ञाता होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह से रहित हो, इंद्रियों को विजय में रखने वाला हो, धार्मिक जीवन में रत हो, उस युद्ध सामग्री, युद्ध कौशल में भी पारंगत होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है। और पूर्वोधा को शुक्र ने आचार्य भी कहा है, नोट करेंगे। ठीक है, और शुक्र के अनुसार प्रतिनिधि को इतना योग्य होना चाहिए कि वह देश, काल, स्थान के संदर्भ में करने योग्य कर्म, त्यागने योग्य कर्म को जानता हो और उसका फिर इन्होंने कर्तव्य बताया है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा सदस्य इन्होंने प्रधान बताया है। 2 हो गए, तीसरा है प्रधान, जो शासन के सभी कार्यों का सामान्य निरीक्षण करने की योग्यता रखता है। ठीक है, इसके बाद में प्रोफेसर अल्तेकर ने प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सदस्य महत्वपूर्ण सदस्य था। शुक्र के मत में वह समदर्शी अर्थात पूरी शासन व्यवस्था पर आंख रखने वाला होता है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का चौथा सदस्य सचिव होता है, जो अपने कार्यों की दृष्टि से युद्ध मंत्री और परंपरागत रूप में इन्हीं से अनाचार्यों से जो है सेनापति कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आ जाता है 5वां स्थान जो है मंत्री का है मंत्रिपरिषद में। ठीक है, तो इसके बारे में भी स्पष्ट रूप में सारी बातें बताई हैं और कब कितनी मात्रा में साम, दाम, भेद, दंड का उपयोग करना चाहिए, नीतियों का प्रयोग का क्या परिणाम होगा, इस बारे में अपने विचार राजा को बताने चाहिए। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का जो 6ठा सदस्य होगा प्रहरी विभाग है, जो प्रधान न्यायाधीश और न्याय विभाग का मुख्य राजनीतिक अधिकारी होता है। ठीक है, और इसके बाद में जो है 7वां सदस्य मंत्रिपरिषद का होता है पंडित। और शुक्र के अनुसार पंडित धर्म के तत्व का ज्ञाता होता है। बाकी सारी बातें मैंने यहाँ पर
नोट कर दिए हैं। ठीक है, 7 सदस्य हो गए। इसके बाद मंत्रिपरिषद का जो 8वां सदस्य होता है सुमंत्र होता है, जिसे शुक्र का वित्त मंत्री या कोषाध्यक्ष भी कहा जा सकता है। नोट करेंगे इसको आप अच्छे से। ठीक है, इसके बाद मंत्रिपरिषद में 9वां स्थान अमात्य का होता है। अमात्य देश तथा आलेखों का ज्ञाता होता है। ठीक है, और इसके बाद में जो है यहाँ जंगलों की भूमि का नाप हिसाब रखता है और इससे आय का भी विवरण रखता है। कृषि योग भूमि प्रति की भूमि के आंकड़े भी रखता है और अल्तेकर ने अमात्य को शुक्र का मंत्री कहा है। ठीक है, इसके बाद में जो है लेकिन बीके सरकार के अनुसार मालगुजारी अधिकारी भूमि मंत्री शुक्र की मंत्री परिषद के वरीयता क्रम में 10वां तथा अंतिम स्थान दूत का है। अंतिम स्थान किसका होगा? दूत का होगा। 10 की हमने व्यापक रूप में चर्चा कर दी है। और जो ये होगा 10वां दूत को अन्यों के हृदय के भावों को समझने वाला, मतलब सामने वाले की भाव भंगिमा को समझने वाला हो, चेहरे के हाव भाव को, और इसके साथ में श्रेष्ठ स्मरण शक्ति होनी चाहिए उसकी। 60 मंत्र का ज्ञाता हो, मतलब संधि विग्रह यान आसन द्वादिभाव संश्रय, ये जो है 60 मंत्र हो, इनका ज्ञाता हो। अच्छा वक्ता होना चाहिए, निर्भीक मतलब डरपोक नहीं हो, देश काल की स्थिति को समझने वाला होना चाहिए। कौन? दूत की योग्यताएं बताइए। तो ये 10 के 10 जो हैं इसकी योग्यताएं हमने आपको बता दी हैं। और इसके बाद में अंतिम जो बिंदु होगा वो होगा मंत्रिपरिषद की लिखित कार्य प्रणाली। एक विद्वान हैं KP जायसवाल ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथों में केवल शुक्र नीति सार ऐसा ग्रंथ है जो मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली पर विस्तृत प्रकाश डालता है। कौन कह रहे हैं? KP जायसवाल। और BK सरकार के अनुसार इस ग्रंथ में मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली के बारे में जो बातें कही हैं उनको इन्होंने इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया है। नंबर 1, किसी विभाग का प्रकृति मतलब मंत्रिपरिषद का सदस्य तथा उसके सहायक दर्शक मिलकर अपने विभाग में संबंधित किसी विषय पर एक लेख तैयार करें। दूसरा है, इस लेख पर सबसे पहले राजा की टिप्पणी लें ताकि दोषों के प्रारंभ में समाप्त किया जाए। तीसरा है, इसके बाद इस लेख पर अन्य सभी विभागों से प्रकृतियों मंत्रियों की राय ली जानी चाहिए। इससे सभी विभागों में तालमेल एवं सहयोग बना रहता है, मतलब समन्वय स्थापित हो जाता है, तालमेल स्थापित हो जाता है। ठीक है। चौथा है, इस लेख पर सभी मंत्रियों द्वारा अपनी मुद्रा सहित हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, मतलब मुहर होनी चाहिए। ठीक है। और अंत में पुनः राजा इसका अवलोकन करे, ऑब्जर्वेशन करे और अपना अंतिम निर्णय देता है। ठीक है। अंत में पुनः राजा इसका अवलोकन करता है और अपना जो है अंतिम निर्णय देता है। अब जो ये प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया हमने आपको बताई, इसका मूल जो लाभ होगा वो ये होगा कि राजा लिखित रूप में अपने मंत्रियों के बहुमत की राय को जान लेता है। क्या? राजा लिखित रूप में अपने मंत्रियों के जो है बहुमत की राय को जान लेता है, किंतु शुक्र के अनुसार किसी मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नोट करें, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उपरोक्त प्रक्रिया का लाभ है कि राजा लिखित रूप में अपने मंत्रियों की बहुमत की राय जान लेता है, किंतु शुक्र के अनुसार किस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो राजा के पास होता है। अंतिम निर्णय का अधिकार राजा के पास है। नोट करेंगे इसको पूरा। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राजा के पास में होता है। ये हो गया आपका जो है शुक्र के मंत्रिपरिषद संबंधी विचार। इनको आप इन 4 बिंदुओं के आधार पर अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप शुक्र की मंत्रिपरिषद संबंधी विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।